जिसने पैसा खुद बनाया है ना, वो हर चीज सोच समझ के डिसीजन लेता है। मिडिल क्लास या लोअर क्लास से ज्यादा डरा हुआ इंसान कोई नहीं दुनिया में सर। आप एक छोटे से सुख के लिए आप इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हो, जिसमें EMI 5 साल 10 साल कितनी बड़ी बड़ी EMI देनी पड़ रही है। ये पता नहीं कहाँ जाएगा, कुछ नहीं पता। जो हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है, एक मेन मेजर रेशियो यही हो सकता है क्योंकि हम उस लेवल पे सोच ही नहीं पाते। जैसे ना लोग इस चीज पे ना बहुत ज्यादा ना ब्लेम करते हैं, 1% लोगों के हाथ में ही वेल्थ है। अबे भाई उन्होंने मेहनत करी है। लोग ये तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे पे इतनी वेल्थ है, तुम बांट दो। क्यों बांट दो? मतलब वो बांटने के लिए कमाई है क्या उसने? वो अपने लिए कमाई। आप बांटो ना कमा के, मैं देखता हूँ। चलो आप पे 10,000 है, तुम बांटो। ट्रू, ऐसे नहीं होता सर। इतना प्रैक्टिकल कैसे बने इंसान? जो आज की जो सोसाइटी है, आपके पास फॉर्च्यूनर है, कल को मेरे पास ऑडी आनी चाहिए या उससे ऊपर आनी चाहिए। ये कंपटीशन और इस फेज को कैसे कोई क्रॉस करे? लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा ना वो घातक हथियार। मैं बताऊं, लोग ना डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीद रहे हैं EMIs पे। जो आप एज की बात कर रहे हो ना, मेरे हिसाब से उनको मैसेज ये जाना चाहिए आज आपके पॉडकास्ट से कि पहले इनकम जनरेट करो। अगर ये अप्रोच अडॉप्ट नहीं करी तो आपको सारी जिंदगी नैरो लेन में चलना पड़ेगा, जो है EMI से। आज की डेट में मैं आपको एक ना ऐसा पैरामीटर बताता हूँ जो आपको ना शायद सोचने पे मजबूर कर देगा। लोग आज की डेट में सबसे ज्यादा ना अपने सिविल स्कोर को मेंटेन करना चाहते हैं। क्यों? इनकी इच्छाएं बहुत है, बाइक भी लेनी है, स्कूटी भी लेनी है, कार भी लेनी है, मगर क्या ये इतना विचार मंथन कर पाते हैं कि भैया मुझे पहले अपनी इनकम बढ़ानी है। जिसके पास अभी इनकम कम है उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, और जिसकी इच्छा है वो आज स्कूटी भी खरीदेगा, बाइक भी खरीदेगा, छोटी कार भी खरीदेगा, बड़ी कार भी खरीदेगा, घर भी खरीदेगा, AC भी खरीदेगा। अगर वो आज इनकम पे नहीं सोच रहा तो उसको ये सब लोन पे ही लेना पड़ेगा। कि जिसको जैसी दिखे दुनिया उसे वैसी ही देखने दो। अपनी अपनी समझ है सबकी, सच क्या है जाने दो। गाइस, वीडियो पसंद आता हो आप लोगों को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे गेस्ट ला सके। विजय सर, वेलकम टू द PWS शो। कैसे हो Thank you. सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। ज्यादा दिक्कत तो नहीं सर यमुना पार से आने में? नहीं 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 नहीं। सर एक बड़ा यूनिक लगा मुझे HNI। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सर, क्या है ये? मैंने आज तक इसके पहले कभी नहीं सुना। देखिए, HNI की जो फुल फॉर्म है वो हैगा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ओके। ये टर्म ना ज्यादातर स्टॉक मार्केट में यूज होती है जिनके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, कम से कम, वो लोग HNIs हैं। फिर इसके बाद एक और टर्म आती है अल्ट्रा HNI। ठीक है। जिनके पास 25 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो अल्ट्रा HNI है। इसके बाद भी एक टर्म आती है, मगर मुझे लगता है वो आगे की टर्म्स है। फैमिली ऑफिस बोलते हैं वैसे उसे। ओके। और सर 5 करोड़ से नीचे वाले क्या बोलते हैं? एम्बिशियस HNI, जो HNI बनना चाहते हैं, जो 5 करोड़ से नीचे है। भाई मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो HNI माइंडसेट के होते हैं, तो वो एम्बिशियस HNIs है। ओके। या लेकिन टर्म्स वही है, पहले 5 से आप करो फिर अल्ट्रा में जाओ। पहले 5 तक पहुंचो तब आप HNI बनोगे, ओके। और फिर आप अल्ट्रा ये HNI। कैटेगरी किसने डिसाइड की सर? देखो, वैसे एक बात मैं बता देता हूँ, ये डिस्कशन तो आज हो रहा है, मगर कभी भी किसी ने IPO फॉर्म भरा हो, भाई जब भी कोई शेयर मार्केट में कोई नया शेयर आता है तो IPO तो भरना पड़ता है। तो वहां पर आप देखोगे, एक तो रिटेल कैटेगरी होती है, वहां पर लिखा होता है आप क्या HNI कैटेगरी में अप्लाई करोगे या मतलब अल्ट्रा HNI में जाओगे, तो वहां पर HNI वर्ड यूज होता है। ओके। मैंने कभी किया नहीं सर, मैं कोशिश करूंगा जल्दी हम भी IPO में पैसा लगा। राइट। ओके। तो ये कैटेगरी सिर्फ मतलब एक पे आउट के थ्रू है कि लाइक आपका एनुअल इनकम या बजट की है? नहीं, आपके पास पोर्टफोलियो कितना बड़ा है उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आप HNI है, अल्ट्रा HNI है। ये तो सर ये 5 करोड़ जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल बंदे हैं उनके लिए है, या जिसमें एक कंपनी रन करता हूँ 5-10 करोड़ का टर्नओवर वगैरह, मैं उस कैटेगरी? नहीं, ये सुधांशु, ये ना कोई कंपनी से रिलेटेड नहीं है इसका। ओके। इंडिविजुअल कैपेसिटी, हाँ आप HNI फैमिली तो कह सकते हो भाई, पूरी फैमिली का, बट ये ज्यादातर इंडिविजुअल के लिए वर्ड यूज होता है। कोई कंपनी कॉर्पोरेट टर्नओवर का कोई लेना देना नहीं है इससे। ओके। तो सर क्या कुछ यूनिकनेस देखते हो आप जो 5 करोड़ वाले होते हैं? सुधांशु, जो मेरे को, मैं ना 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ इन लोगों को। ओके। तो मेरे को ना एक क्वालिटी तो मुझे एक यूनिक लगती है इन लोगों में। देखिए, एक जॉब में है कोई, उनके पास टाइम है, पैसा नहीं है, या उतना पैसा नहीं है जितना एक ड्रीम होता है, डिजायर होता है। कैटेगरी 2,
बिजनेसमैन, उसके पास पैसा है, टाइम नहीं है। True. एक कैटेगरी 3 भी है, बताइए। वो HNI की है, जिसके पास पैसा भी और टाइम भी है। रिटायर्ड? नहीं, वो रिटायर नहीं है, वो अपने पैसे को ग्रो करता है, उसका ध्यान ना सिर्फ उस पैसे के को ग्रो करने पे लगा रहता है, और इसीलिए वो HNI कहलाता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। वो मतलब कोई बिजनेस नहीं करता, ना वो कोई जॉब कर रहा, उसने एक सर्टेन लेवल पहले अचीव करा, जॉब या बिजनेस कैसे भी, अब वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस पैसे को ग्रो करने के बारे में ही सोचता है। और स्पेशली ये ज्यादातर स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, और इसमें जब हम अल्ट्रा HNIs की बात करते हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी लगाते हैं, बिटकॉइन में भी लगाएंगे, गोल्ड में भी लगाएंगे, सिल्वर में भी लगाएंगे, प्रॉपर्टीज में भी लगाएंगे। मगर HNI अपनी जो जर्नी स्टार्ट करता है वो स्टॉक मार्केट से ही करता है। Okay. Yeah. पर आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया सर? ये कैटेगरी यूनिक कैसे चूज किया आपने? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हुआ क्या था कि मैंने 2005 में एक ना कंपनी ज्वाइन करी थी, जो ना शेयर्स को एनालिसिस का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, भाई जैसे कैसे स्टॉक का एनालिसिस हम कर सकते हैं। ये 2005 की बात है। Okay. तो उनको नॉर्थ इंडिया में एक रीजनल हेड की जरूरत थी, तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो उस पे मैं एकदम फिट था, तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी, और मेरा काम था इस कंपनी की सेल्स को बढ़ाना नॉर्थ इंडिया में। पहले साल बिल्कुल सेल्स नहीं बढ़ी, केवल 4 या 5 क्लाइंट ही हम ऐड कर पाए। वो इतनी बड़ी कंपनी और इतना महंगा सॉफ्टवेयर, और फिर हम 5 ही क्लाइंट अगर जोड़े तो खर्चे भी नहीं निकले। तो भाई इससे पहले मेरे पे क्वेश्चन आता, साल खत्म होने को आया था कि भाई सेल्स क्यों नहीं हुई, मैंने उन्हें बता दिया कि भाई बिल्कुल सेल्स नहीं हुई, 4-5 तो कुछ होता ही नहीं नंबर। तो उन्होंने फिर रीजन पूछा, विजय ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने कहा जी नॉर्थ इंडिया में लोग एनालिसिस स्ट्रेटेजी जानते ही नहीं है, सिर्फ टिप्स पे डिपेंडेंट है, कोई बता दे ये शेयर खरीद लो और वो खरीद लो। ये सबसे बड़ा फैक्ट था ना। हाँ, तो वहां पर ना फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई लोग ना एनालिसिस स्ट्रेटेजी और टिप्स विप्स कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर मेरे को ट्रेनिंग दी। भाई एक तो सेल्स भी बढ़ेगी और लोगों में अवेयरनेस होगी, भाई एनालिसिस कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो उन्होंने पहले मुझे ट्रेनिंग दी, और फिर ये कहा कि भाई अब आपका फ्री हैंड है, मेरे को पूरी तरह फ्री हैंड दे दी, और कहा कि अब आप इसको प्रमोट करो नॉर्थ इंडिया में। हमने फ्री में ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप्स खूब दिए, तो 2010 तक काफी सेल्स बढ़ गई। मगर सुधांशु, आपने एक बात नोटिस करी थी, पहले साल केवल 4 लोग जुड़े थे। वो लोग वो थे जिनको हमने अप्रोच नहीं करा था, उन्होंने हमें अप्रोच करा था। ओके। और ऐसे ही ना 2010 तक करीब 15-20 लोग और जुड़ गए। ठीक है। अब जिनको हमने पुश करा था वो तो बहुत ही मतलब हजारों में नंबर पहुंच गया, मगर ये लोग 15-20 लोग ही थे। बाद में पता चला कि ये सब HNI है जो हमें अप्रोच कर रहे हैं। अब HNI की खासियत क्या है? अब आपने पूछा ना, ऐसा क्या डिसाइड करा आपने कि भाई HNI को ही पढ़ाना है? बिल्कुल सर। तो ये लोगों में एक खासियत होती है, ये अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं। कहाँ पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है, किस बेसिस पे लगाना है, ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते। अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं, खुद एनालिसिस करते हैं, खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अब जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना, तो इनको ना टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ती है, जो उनको असिस्ट कर पाए, हेल्प कर पाए, और उनकी स्ट्रेटेजी को रीडिफाइन करने में उनको मदद करे। तो ये रोल मैं करता था, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में था, मेरा काम ही यही था चीजों को। अब वो अगर हमें अप्रोच कर रहा है तो हमारे लिए तो एक बड़ा वो वाली बात होती कि यार जो हमें अप्रोच कर रहा है हमें तो उसको सर्विस देनी है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई डायरेक्ट आ रहा हो। करेक्ट। अब वो लोग जब अप्रोच करते थे ना, तो हमें उनकी नई नई क्वेरीज, क्वेश्चंस, अब वो बहुत ही यूनिक चीजें निकाल के लाते थे कि भाई ऐसे मतलब पोर्टफोलियो को हम कैसे बड़ा करें, स्ट्रैटेजी लो रिस्क या रिस्क फ्री कैसे बनाएं, अपने पोर्टफोलियो को कैसे हमेशा बचा के रखें, कम से कम 20-22% का हमें ग्रोथ चाहिए हर साल, जिसे हम लोग CAGR बोलते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो चाहिए। वो बिल्कुल हर केस में कैसे हम बिल्कुल चाहिए ही चाहिए उनको, उसको कैसे श्योर करें कि ये आएगी ही आएगी। तो मैंने 2006 से लेके और अंदाजा 2016 तक, वैसे तो मैंने 10 में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं इन्हीं को पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद कर रहे हैं। होता क्या था, जिनको हम पुश करते थे भाई ये सॉफ्टवेयर ले लो, देख लो, समझ लो, तो बाद में ना हम पे डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि हम ही ने बताया है। वो अपना खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आया है, वो हमारे साथ बिल्कुल टच में रहता था। तो मैंने 2010 में सुधांशु डिसाइड कर लिया था कि बॉस मैं तो सिर्फ HNIs को ही पढ़ाऊंगा, उन्हीं को सर्विस दूंगा। तो 16 तक मैंने इन्हीं को सर्विस दी, इन्हीं को पढ़ाया, और 2006 से 2016 तक एक ऐसा सिस्टम हम लोगों ने, स्पेशली मैंने सबके साथ मिलके एक सिस्टम ऐसा बना लिया जो एक HNI को अल्ट्रा HNI बना सकता है। तो
हमने इसको नाम भी दिया HNI वेल्थ ब्लूप्रिंट। ओके। तो ये सिर्फ HNIs के लिए ही बनाया गया है। और एक और कैटेगरी है जो एम्बिशियस HNI है, जो HNI बनना चाहते हैं, ये उनके लिए काम कर जाता है, बाकी किसी के लिए काम नहीं लाइक हम जैसे लोग सर, जैसा कि मैंने बताया कि हम सब खुद भी एम्बिशियस है कि जुड़ना है HNI में, तो मुझ में या हम सब में जो देखोगे आप, वो यूनिकनेस क्या देखते हो आप? सुधांशु देखो, मैं बता देता हूँ, एक ना HNI एम्बिशियस तो हर कोई है हाँ। कि उसको इतने करोड़ का बनाना है, मगर हमें ना HNI माइंडसेट की तलाश है, जो हमें ना हार्डली 100 में से एक बंदे में मिलता है। अब वो क्या है उसका मैं एक डेफिनेशन Please. बताता हूँ। आपने देखा होगा न्यू ईयर पे ना लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं जॉगिंग करूंगा, स्विमिंग पे पतला हो जाऊंगा, साइकिलिंग करूंगा। दिल्ली में तो ठंड भी बहुत पड़ती है जनवरी में, 5 तारीख तक वो गायब हो जाता है बंदा। तो हम क्या सर करते मेरा हैं, खुद कहीं और टूट चुका है। हाँ, हमारा काम ये है कि हम ना डायरेक्टली किसी को ऑनबोर्ड नहीं करते। मैं ये कहूंगा कि हम सबको ना ट्रेन नहीं कर पाते, हम ही नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, एक मतलब फॉर्म भरवाते हैं, उसमें हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एम्बिशियस HNI है या नहीं है। जो बंदा हर सर्कमस्टेंसेस में, हर सिचुएशन में, अगर 1 तारीख को उसने डिसाइड कर लिया कि मैं जॉगिंग पे जाऊंगा, तो वो उठ के निकल गया, वो HNI माइंडसेट है। उसको कोई हालात नहीं रोक पा रहे। अब वो चाहे सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, भाई की शादी है, खुद की शादी है, वो एक बार सुबह जॉगिंग करके आएगा, वो ये रूटीन है। तो ये वाला माइंडसेट जब मिल जाता है हमें, तो फिर हम एक इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम इनको पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे, या ये कहें कि HNI बन भी पाएंगे नहीं बन पाएंगे। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। तो इसके बाद आप डायरेक्टली सामने से ओपन माइंड होके बोल देते हैं? नहीं, जब पहले मैंने कहा ना फॉर्म भरवाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर हम उसके बाद उसको ऑन बोर्ड करते हैं। नहीं मतलब रिजेक्शन आपकी तरफ से नहीं, होती है? हमारे ही तरफ से होगा वो तो, क्योंकि हम तो फॉर्म भरवाएंगे ना। ओके। हम मतलब हर कोई आ जाए, ट्रेनिंग हम लोग नहीं दे पाते, ये है। और सर मुझे थोड़ा सा ना HNI BNI से भी कनेक्शन लग रहा है कुछ, मुझे थोड़ा सा नहीं, वो सब अलग है। ओके। वो तो एक नेटवर्क है, हाँ, है ना, हमारा तो उनसे कोई लेना देना नहीं बट है। थोड़ा सा सिमिलैरिटी नहीं है दोनों में? बट ठीक है, वो कोइंसिडेंस है, ओके। इत्तेफाक है, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं है इसके ओके, पीछे। तो HNI का थोड़ा हिस्ट्री बता पाएंगे सर? हमने पीछे से कहाँ से स्टार्ट हुआ वगैरह, ये जो लिंक हम जिस तरह यूनिकनेस कंटेंट पे जा रहे हैं, जैसे लाइक आपने 5 करोड़ 25 करोड़ ऐसे जो भी हमने डिसाइड किया, ये तो समझ में आ गया कि एक बंदे की माइंडसेट है कि अब जैसे आपने बोला कि वो खुद अप्रोच करते हैं। मुझे भी लगता है कि जब मैं 5-10 करोड़ का मालिक हो जाऊंगा तो मैं सोचूंगा इसको कि और कैसे बढ़ा सकूं, क्योंकि मेरा इस फेज से तो ऊपर हो गया हूँ, है ना। तो ये वाला जो यूनिकनेस है किसने, मतलब इस पे कौन ध्यान दे रहा था पहले से? इसको ना मैं सुधांशु बाबू ऐसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि मान के चलिए एक IPO आया। अब एक बंदे ने वहां पे 2 लाख की एप्लीकेशन भी डाल दी, एक ने 15,000 की भी डाल दी, मगर एक ने 10 करोड़ की डाल दी। तो अब जो हमारा रेगुलेटर है, सेबी है, अब वो कुछ तो डिफरेंशिएट करेगा ना चीजों में कि भाई जो 10 करोड़ रुपया लगा रहा है उसकी कैटेगरी अलग है, और जो 2 लाख रुपए या 2 लाख से कम लगा रहा है उसकी कैटेगरी अलग है। अब जो बंदा मान लो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए है, पोर्टफोलियो है, तो दोस्त उसकी ना स्ट्रेटेजी अलग होती है, उसका माइंडसेट अलग होता है, उसके प्रोसेसेस अलग होते हैं, उनके ट्रेनर भी अलग होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्रिकेट से जस्टिफाई करता हूँ। मान के चलो आपको और मुझे क्रिकेट खेलना है, हम दोनों दोस्त हैं, शाम को इवनिंग टाइम में बैट बॉल उठाएंगे, गली में पार्क में जाएंगे और खेल लेंगे, फिटनेस के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। मगर सुधांशु बाबू, अगर आप ये डिसाइड करो कि आपको ना वर्ल्ड कप खेलना है और जीतना है, तो अब आपका प्रोसेस, रूटीन, स्ट्रेटेजी, माइंडसेट और ट्रेनर सब अलग हो गया। हो सकता है अब आप नॉर्मली मान लो 7-8 बजे उठते हो, तब आपको शायद 4 बजे उठना पड़े। अब आप पूरे दिन ही प्रैक्टिस कर रहे हो, हर बॉल जो आपको लगता है कि आपका वीक पॉइंट है उस पे आप 10 गुना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस में ही पूरा दिन निकल रहा है, और उसके बाद आप किसी से, आपको लगता है उस वक्त आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे या किसी से भी मिलोगे प्रैक्टिस, तब फिर आपको हर कंडीशन में खेलना है। भाई एक कंडीशन ये है कि मैच आपके कंट्रोल में है, हाँ। एक कंडीशन है बिल्कुल अगेंस्ट है, वहां से मैच को निकाल के लाना है। हूटिंग भी अगेंस्ट में हो रही है, सामने वाला भी हावी हो रखा है, आपके बाद कोई प्लेयर नहीं है, मगर वहां से भी मैच निकाल के लाना है। तो वो जो माइंडसेट डेवलपमेंट है, तो दोस्त ये पूरी स्ट्रैटेजी और सिस्टम पूरा अलग होता है, क्योंकि आपका जो टारगेट है ना वो वर्ल्ड कप जीतना है। फाइनेंस के केस में बोलूं, वेल्थ बनाना है। 25 करोड़ की वेल्थ तक अगर बंदे को पहुंचना है, तो दोस्त ये ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट है,
ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट और सिस्टम से ही अचीव होगा, रूटीन से नहीं अचीव होगा। ओके इनके प्रोसेसेस, माइंडसेट सब कुछ अलग होता है। ओके सर, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसमें ना एमबीसीएस वाले में चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ना मुझे लग रहा है जो मेरी ऑडियंस है जी। ओबियसली उस कैटेगरी में होगी ज़्यादा। मैं एज्यूम करके चलता हूँ ये चीज़, बट आज से उसको क्या चीज़ चेंजेस करना चाहिए अपने लाइफ में ताकि नेक्स्ट आपके साथ बैठे और इस फंडामेंटल पे वो एटलीस्ट क्वेश्चंस करे, डिबेट्स करे, बात करे कि हाँ और पोर्टफोलियो कैसे बढ़ा सकते सुधांशु देखो, सबसे पहला काम उनको जो जो करना है ना, उनको अपना टारगेट सेट कर, आज ही कर लेना चाहिए एटलीस्ट। जो भी उनको सही टाइम लगे। कारण ये है, जैसे एग्जांपल है, मान के चलो नॉर्मली कोई बंदा है वो 7-8 बजे उठता है, 10 बजे उठता है, 12 बजे उठता है। क्यों उठता है इतना लेट? क्यों इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम पे वो लोग लगा रहे हैं? क्यों इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं? रीजन क्लियर नहीं। क्योंकि उनको ना वो करना क्या है वो नहीं पता। अब मान के चलो आपको सबसे पहले आपका टारगेट है 1 CR, पहले तो वहां तक पहुंचो। तो आप ना बूट कैंप जिसे बोलते हैं ना, जब आप बड़े माउंटेन पे चढ़ते हो तो बूट कैंप में पहुंचते हो, कैंप जो वहां पे पहुंच, मतलब वो 1 करोड़ रुपए बूट कैंप है, वहां पे पहुंचना। अब उसके लिए सबसे पहले आपने टारगेट सेट करा, उसके प्रोसेसेस आपको समझने पहले पड़ेंगे, प्रोसेसेस समझने पड़ेंगे, माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा और राइट स्ट्रैटेजी पूरी नॉलेज के साथ इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। और इंप्लीमेंट करते हुए आपको ना बहुत ही नैरो लेन में चलना पड़ेगा। नैरो लेन का मतलब ये होता है कि जब तक आपका वो टारगेट अचीव ना हो जाए कुछ नहीं करना। तो दोस्त, ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, आपको बहुत चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी। ट्रू सर। गिल्ट फील हो सकता है कि मेरे पे आईफोन नहीं है, मेरे पे कार ही नहीं है, छोड़ दो सब कुछ, अब आप अपने टारगेट पे फोकस हो। अब राइट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो, और देखो मैं एक बात क्लियर बता देता हूं, इन सब में टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, मनी भी लगेगी, पहले लगेगी, उसके बाद चीजें इंप्लीमेंट होंगी, फिर जब अचीव होगा तो आपको बेहद खुशी होगी। आपको क्या लगता है, आज सचिन तेंदुलकर इतने बड़े प्लेयर है, क्या कोई उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं करा लाइफ में? हमेशा किया होगा मुझे तो लगता है। जिस दिन उनका इंटरव्यू था, जब वो रिटायर हो रहे थे, लास्ट डे जब उन्होंने अपना गेम खेला था, तो उन्होंने स्पेशल थैंक अपनी फैमिली को बोला था। क्यों बोला था? कि बॉस सबसे ज्यादा मेरी फैमिली ने सेक्रीफाइस करा है, जिस वक्त मुझे इनको टाइम देना था उस वक्त मैं खेल रहा था। ट्रू सर। तो दोस्त ये वाला, वो जो आज आप विनिंग तो देख रहे हो उनकी, मगर जो सेक्रीफाइस, जो उन्होंने मेहनत करी है, और मैं एक बात बता देता हूं, वैसे मेहनत हर कोई कर रहा है। कौन बंदा है जो मेहनत नहीं कर रहा? चाहे वो कोई रिक्शा वाला है बेचारा, ठेली वाला है, या कोई बड़ा सीईओ भी है, मेहनत सब कर रहे हैं। जब तक मेहनत राइट डायरेक्शन में पूरी नॉलेज के साथ और किसी मेंटोरशिप में नहीं होगी, बॉस उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। माउंटेन, अगर आपको मान लो कोई भी बड़ा माउंटेन या कोई भी चढ़ना है, ट्रैक करना है, अचीव करना है, जैसे एवरेस्ट ही कह लो, आपको लगता है बिना गाइड के चढ़ सकते हो आप? बिल्कुल नहीं चढ़ सकते सर। हम मनाली में नहीं चढ़ पाए छोटे से पहाड़ में। तो फिर आप देखो, वो आपने जो अप्रोच पूछी है ना दोस्त, अप्रोच ये है, इसके बाद लोग फिर अपने हिसाब से ही करते हैं आखिरी में तो। क्योंकि उनका ना एक इंस्टिंक्ट होता है, एक टर्म जिसे अंतःकरण बोलते हैं, वो इतना ज्यादा सॉलिड हो रखा है ना, सही चीज बताने के बाद वो 2 दिन तो उस पर रहते हैं, तीसरे दिन नहीं कर पाते। सर मुझे क्या लगता है ना, सबसे बड़ा जो क्वेश्चनिंग आती है ना, मुझे क्या लगता है, जैसे इंस्टाग्राम वाले से इंस्टेंट बूस्ट मिल जाता है। राइट। लाइक आज ये रील अगर कहीं जा रहा है तो उनको लगता है कि नहीं यार सर ने बहुत अच्छा बोला, नेक्स्ट डे वो फिर डेटा कंज्यूम करता, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है। हाँ। तो क्या करे, मतलब एक ये भी जानना चाहता हूँ कि आप कितना टाइम देते हो सोशल मीडिया पर, क्योंकि जो प्रोफाइल आपकी मुझे जो समझ में आ रही है ना, पता नहीं 1-2 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे कितना देते होंगे सोशल मीडिया पे? शायद 10-1 मिनट। वो मेरी टीम मेरे को भेज देती है कि सर ये हम अपलोड कर रहे हैं, तो वही देखना होता है मुझे। HNIs कभी भी ना किसी और को देख के पैसा नहीं लगाता। अब मैंने कहा ना, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाता है, ट्रू सर। अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद करता है, अपना एनालिसिस खुद करता है। ऐसी बात नहीं हर बार उसको सक्सेस मिलती है, फेलियर भी होता है उसका, Obviously sir। मगर वो फेलियर से इतनी बड़ी लर्निंग होती है ना, वो फिर उसके बाद ना पूरा बाउंस बैक करता है उस लर्निंग से। जिसे बोलते हैं ना भाई, ठीक है गलती हुई है, बड़े बड़े फेलियर्स होते हैं, मगर जब वो बाउंस बैक करता है ना, वो सारा लॉस रिकवर करता है। मगर वो जो लर्निंग होती है ना लॉस में, वो काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है चीजों पे। कितने % लगता है सर हमारे यहाँ के माइंडसेट उस लेवल पे है? 0.10%, 0.10% लोग उस माइंडसेट के होते हैं। कह सकते हैं हमारा मतलब जो हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है
एक मेन मेजर रेशियो यही हो सकता है, क्योंकि हम उस लेवल पे सोच ही नहीं पाते हैं। दोस्त मैं बताता हूँ, जैसे ना लोग इस चीज पे ना बहुत ज्यादा ना ब्लेम करते हैं, 1% लोगों के हाथ में ही वेल्थ है। अबे भाई उन्होंने मेहनत करी है। हाँ, लोग ये करते तो हैं कहते हैं कि भाई तुम्हारे पे इतनी वेल्थ है तुम बांट दो। सब। क्यों हाँ, बांट दो? तुम क्यों नहीं मेहनत करते? मतलब वो बांटने के लिए कमाई है क्या उसने? वो अपने लिए कमाई है, अपनी मेहनत फैमिली के कर लिए लेगा कमाई तो है। वैल्यू समझ जाएगा ना, बांटना नहीं है। राइट। आप बांटो ना कमा के, मैं देखता हूँ, चलो आप पे 10,000 है तुम बांटो। ट्रू। ऐसे नहीं होता। आप कमाओ, उससे सीखो ये यहां तक कैसे पहुंचा है। आप अक्षय कुमार का एग्जांपल दो, उन्होंने अर्ली स्टेज में बहुत स्ट्रगल करा है, अब जाके उन्हें सक्सेस मिली है, मगर वो लगे रहे, अपनी गलतियों को इंप्रूव करते रहे, और आज देखिए वो आज कहां भी पे। लगा हुआ है। तो मेरा ये मानना है दोस्त कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग में मेंटोरशिप भी इंपॉर्टेंट है, जो हाथ पकड़ के आपको वहां तक लेके जाए। मगर इसमें आपका ना जबरदस्त एनर्जी लगेगा, जिसमें कभी कभी लोग ना, नहीं भाई मैं तो जो कर रहा हूँ वही ठीक है, फिर वो वहां पर आ जाते हैं। तो ये चीजें ना थोड़ा इतनी आसान नहीं है जितनी, देखो आजकल सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा भाई, 5,000 से 50 लाख कमाओ, कितना अच्छा लगता है। हर बंदा उसी को क्यों देख रहा है भाई? ट्रू सर। आर्टिफिशियल कमेंट और आर्टिफिशियल जो इस तरह के तैयार करते हैं राइट, कंटेंट लोग देखना चाहते हैं। ठीक है जी। आपने देख लिया, चलो इन्फ्लुएंस हो गए, जिसे हम इग्निशन बोलते हैं। अब लाइफ में इग्निशन तो आ गया, कुछ करना है। क्या करना है? कल सुबह उठ के क्या करोगे? फिर से रील देखना। नहीं नहीं, पढ़ोगे क्या एग्जैक्टली? इंप्लीमेंट क्या करना है? वो कहां पर है रास्ता? आपको ये पता है 5,000 से 50 लाख बन सकता है, ठीक है, वो पता लग गया, आपका डेस्टिनेशन ये है। अब होता क्या, गलती क्या हो रही है लोगों से, लोग ना एक सोच में डूब जाते हैं, 50 लाख आने के बाद ना मैं घर ले लूंगा, कार ले लूंगा, उसके टारगेट पे डूब जाते हैं। अब HNI उसके रास्ते, वो एक बार सोच लेता है मुझे ये अचीव करना है, अब वो उसके रास्ते तक मुझे कैसे चलना है, क्या रास्ता होगा, उसका ध्यान सिर्फ उस अप्रोच पे होता है। अप्रोच पे उससे गलती होती है, मगर वो ना तो टस होगा ना मस होगा, टस से मस बिल्कुल नहीं होता, वो बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड होता है। तो ये डिफरेंस है दोस्त। ये आप किसी को एज अ मेंटोर फॉलो करते हो सर? काफी लोगों को, एक्चुअल में मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में हमें अप्रोच करा था भाई, तब तो हमारी नॉलेज लिमिटेड थी ना। ट्रू सर। मेरे को सॉफ्टवेयर की नॉलेज थी, स्ट्रेटेजीज की नॉलेज थी, और उसको सॉफ्टवेयर से कैसे ऑप्टिमाइज करना है उसकी तो नॉलेज थी, मगर ये वेल्थ कैसे बनेगी, उन्होंने मेरे से सवाल पूछे, हमने सॉल्व करा। सॉल्व करने में हम उसको बैक टेस्ट भी करते थे उनके लिए। बैक टेस्ट का मतलब है हिस्ट्री में अगर ऐसा होता तो क्या इसका रिजल्ट आता। तो हमने फिर वो बैक टेस्टिंग करी, तो हमें लगा रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिर दूसरा HNI आया, उन्होंने कुछ और सवाल पूछे हमसे कि विजय मुझे ये स्ट्रेटेजी, एक आपको मैं किस्सा भी बताता हूँ। सर मैं जानना भी चाहता हूँ, हाँ। मैं पूछने ही वाला था कि ये पूछते क्या है हाँ, आखिर? देखो मैं बताता हूँ, एक मेरे पे HNI आए, उन्होंने ये कहा कि विजय मैं एक सर्टेन लेवल तक बहुत मेहनत करके अपने पोर्टफोलियो को यहाँ तक लाया हूँ, 10 करोड़ तक वो पहुंच चुके थे। मैं और मार्केट में तो गिरावट आती रहती है, करेक्शंस ट्रू जिसे हम सर। लोग बोलते हैं। कहते हैं विजय यार, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये करेक्शन है और मैं फिर वहीं पहुंच जाऊं जहां से चला था। 2008 में 65% की गिरावट आई थी, इसका मतलब है 10 करोड़ का पोर्टफोलियो 3.5 करोड़ का रह जाएगा। भाई किसी की सांप सीढ़ी दो होगी। तिहाई अगर वेल्थ खत्म हो गई, सांप सीढ़ी में सांप नहीं उड़ा दिया और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो बॉस ये HNI स्टाइल नहीं था, ये ना मैं बड़ा कॉमन नोटिस कर रहा था 7-8 साल में, कि ये एक बार यहाँ आ गए ना, इससे पलटना नहीं चाहते, ऊपर जाना है बस। इसको रोकना है किसी भी तरीके से। ये मतलब ये ना बड़ा कॉमन चीज निकल के आ रही थी, वो 15-20 लोग जो हमें मिले। तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। देखो कोई भी जब इनोवेशन होता है ना, कोई आविष्कार होता है, तो उससे पहले ना काफी गलतियां होती है, काफी रिसर्च होती है, काफी अटेम्प्ट होते हैं, कोशिशें होती हैं, उसके बाद एक सिस्टम निकलता है। ट्रू सर। तो फिर सारे डॉक्यूमेंट पढ़े गए, सब कुछ करा गया, और बाद में एक सिस्टम निकल के आया कि भाई हम लोग ना, मतलब उसमें मेरे एक्सपीरियंस का भी पूरा एक सपोर्ट था, बट उनका भी अपना एक पूरा, क्योंकि सर। आपने एक ऐसी चीज सोच रहे हो कि बॉस ये तो अगर हो जाए तो आप ऊपर ही ऊपर हो। तो फाइनली हम लोगों ने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस एक इनोवेट कर दिया। ये एक टॉपिक है जो शायद इंडिया में मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ा था। थोड़ा सा। अब इक्विटी पोर्टफोलियो, आप 10 करोड़ पे आ गए, आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब आप बाई चांस नीचे गिरा कभी, तो आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो। और ये है वेल मतलब अवेलेबल है। हाँ जी, ये मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, और ये हो सकता है जो NSE हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऑफिसर्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं, और सेबी जो हमारा रेगुलेटर है वो भी देख सकता है। तो दोस्त
हम तो ये, मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि ये इसको इंश्योरेंस की मदद से HNI ने बचा लिया। ट्रू सर। 10 करोड़ की वैल्यू है। अब मान लो खुदा ना खास्ता गिरावट आ गई, जो आएगी आज भी तो कल आएगी, तो बस 10 करोड़ का वैल्यू अगर 3.5 करोड़ रह गया तो आपके 6.5 करोड़ का लॉस हो रहा है। इंश्योरेंस 5.5 करोड़ रुपए वापस कर देगा आपको, तो आपका लॉस है 1% नहीं। अब आपको 5.5 करोड़ आ गए, आप क्या करोगे उसका? आइडियली अब ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग था कि क्या करा जाए। हाँ। तो HNI ने क्या करा भैया, वो 5.5 करोड़ रुपए उस गिरती हुई मार्केट में जब लोग अपना माल बेचते हैं, खरीद लो। उस वक्त क्या वो ये सोचते हैं कि भैया जो बेच रहा है बंदा, उस पैनिक में, उस घबराहट में उसने ये नहीं सोचा अगर मैं बेच रहा हूं तो कोई खरीद भी तो रहा है। कौन खरीद रहा है? क्या ऐसा उसके पास है कि भाई इतना पैसा, इतनी भयंकर गिरावट में? क्योंकि लोगों में उस वक्त घबराहट का लेवल ऐसा होता है, बहुत से लोगों ने वो चीजें अभी देखी नहीं है। 2008 में 5 मिनट में सर्किट लग गया था मार्केट में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 10% 5 मिनट में, लोगों को पता ही नहीं होता क्या है, जिस दिन लग जाएगा फिर। मगर वो बंदा तैयार है। आपने पूछा था ना विजय ऐसा क्या यूनिक करते हैं, ये एक एग्जांपल बता रहा हूं। ऐसे उनके पास ना कम से कम 10 से 15 हथियार है। तो वो ना किसी एक स्ट्रेटेजी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे नॉर्मली रिटेल ना 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है, मार्केट बढ़ रही है तो खरीदो और बेचो बढ़ने के बाद, और दूसरा ऊपर बेचो नीचे खरीदो, तीसरी चीज नहीं जानता। ये लोग तो मतलब कम से कम 10 से 15 चीज जल्दी में नहीं रहते, अपने मौके का इंतजार करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रिटेलर क्या करता है, हर बॉल पे छक्का मार के मैच जीतना चाहता है, मतलब हर रोज ट्रेड करना है उसने। ये बंदा ना हर बॉल पे मैच छक्का मार के मैच नहीं जीतना चाहता, ये बस मैच जीतना चाहता है। देखो इस बात पे बड़ा फर्क है। ट्रू सर। आप हर बॉल पे अगर छक्का मारोगे तो रिस्क ले रहे हो ना। हाँ। आपको क्या छक्का मारने के लिए बॉल आएगी? बिल्कुल। आपको आउट करने के लिए बॉल आएगी। तो आप जबरदस्ती उसको कन्वर्ट करोगे, 6 मार दूं तो बस फंसोगे ना। इसको आपने पूछा था ना ऐसा क्या करना है, उनको आपकी जो ऑडियंस है ना उसको ये डीप, मतलब जाके डीप डाइव करके ना इस पे विचार मंथन करना है कि बॉस मैं कर क्या रहा हूं, मुझे साल का क्या अचीव करना है। मुझे भाई अगर आप छक्का मारो जरूरी थोड़ा ना मैं हर बॉल पे मार दोगे, नहीं मार सकते सर, बिल्कुल नहीं। तो बॉस यहाँ पे ना पैसे चले जाएंगे, यहाँ पे पैसे चले जाते हैं अगर गलती हो गई तो। और सबसे बड़ी बात है, कभी आप ट्रैफिक सिग्नल पार जंप कर जाओ, रेड सिग्नल, तो आप उसको सॉरी बोल दोगे, अंकल आज सॉरी हो गई, आज छोड़ दो, छोड़ भी देगा। यहाँ पे ना गलती होने का मतलब पैसे गए, किसको सॉरी बोलोगे? कौन बैठा हुआ है सामने जो आपको बोल दे भैया ये गलती हो गई यार मेरे से ट्रेड से? ऐसा होता है क्या? नहीं भैया, पैसे गए। और दूसरी बात, अगर आप फैमिली के लीडर हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या सॉरी बोलोगे बच्चों को? तो क्यों आंख बंद करके ट्रेड कर रहे हो? HNI ना इसको समझता है। वो क्या करता है, बॉस मैं यहां आ गया हूं, मेरे को कोई गलती नहीं करनी, इंश्योरेंस ले लिया, अब गिरने दे मार्केट। पहली चीज तो होगी सिक्योर, पहली सिक्योर हो गई। अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन समझो, अगर गिरावट आ गई, लोग तो घबरा के बेच रहे, वो पैसे डाल रहे हैं। 2008 की गिरावट के बाद मार्केट 10 गुना हो गई। वही एग्जांपल रिपीट करता हूं, 10 करोड़ का पोर्टफोलियो 3.5 करोड़ का रह गया, 5.5 करोड़ रुपए मिल गए। 5.5 करोड़ रुपए उस गिरावट में उसने भारी भरकम पैसे लगाए हैं, तो 9 करोड़ हो गए उस गिरावट में। भाई 5.5 करोड़ रुपए डाले, 3.5 करोड़ रुपए रह गए थे, 9 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया। आज आप वो पोर्टफोलियो 10 गुना हो गया है, तो 10 गुने का मतलब है वो 9 करोड़ रुपए 90 करोड़ रुपए है, खत्म। रिस्क कैपेसिटी कह सकते हैं ना बॉस। रिस्क तब होता है कि बॉस मैं बताता हूं, मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, वो स्ट्रेट मतलब मैं ये कहूंगा कि वो पकड़ लेते। मेरे को कई लोग मिले, वो कहते हैं विजय 2008 का बॉटम तो मैंने भी पकड़ लिया था, 2020 का बॉटम तो मैंने भी पकड़ लिया था, यहां से मार्केट पलटेगी। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मुझे ये बताओ पैसा कितना लगाया था तुमने? समझ गए आप मेरी बात? और ये पैसा लाए कहां से थे? एक बात बताओ, एक नौकरी पेशा जिसकी 1-2 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की, कितने पैसे लगा देगा उस बॉटम पे? आप बताओ आपके हिसाब से। सर 10-20 ही लगाएगा, और क्या लगाएगा? 10-20 हजार या लाख? 10-20 हजार लगाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ चल तू 50 हजार लगा दे, लाख लगा दे, 2 लाख लगा दे, इससे ज्यादा लगा देगा? नहीं लगाएगा। एक बंदा 5.5 करोड़ रुपए लगा रहा है कोई कंपैरिजन? मगर मैंने क्या कहा, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उनका ना रोज की फायर फाइटिंग में दिमाग नहीं चलता कि आज चलो 500 रुपए कमा लो, आज 2000 रुपए कमा लो।
अननेसेसरी लोगों को ना फंसा दिया गया है इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। सर ऑनेस्टली मेरे लिए एक पर्सनल फीडबैक ये भी है, मैं साथ साथ शेयर भी कर दूंगा, अपना ओपिनियन भी आप देना, क्योंकि आज कह रहे लोग कि गोल्ड की प्राइस और सिल्वर की प्राइस ना आने वाले 10 सालों में 10 गुनी होने वाली है। ठीक। तो मैं और राम डिस्कस कर रहे थे कि राम हम लोग कितना खरीद लेंगे, 1 लाख का, बस 2 लाख का, चलो 2 लाख का 20 लाख हो जाएगा। यार कोई खरीद ही रहा है 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, तो एक्चुअल कहाँ वेल्थ वो कंपैरिजन? बनाएगा। हाँ, और हम कंपेयर कर रहे हैं कि यार इतना पैसा बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो कोई मिडिल क्लास ने 2 लाख रुपए डाल दिए, 20 लाख रुपए बन गए। जिस दिन उसके 20 लाख रुपए जुड़ भी गए ना, बाई चांस, भाई साहब एक अगला खर्चा ना माला लेके तैयार होगा आपकी। कार लेनी है, घर ले लेते हैं, कपड़े ले लेते हैं, बच्चों का एजुकेशन करा देते हैं, फलाना काम वो घर की रिपेयर करा देते हैं। ये वेल्थ है। आप बताओ सर इतना प्रैक्टिकल कैसे बने इंसान? मतलब ऑनेस्टली जो आज की जो सोसाइटी है हमारे आसपास जो क्रिएट की जा रही, बता रहा हूँ मैं, आपके पास फॉर्च्यूनर है, कल को मेरे पास ऑडी आनी चाहिए या उससे ऊपर आनी चाहिए। ये कंपटीशन और इस फेज को कैसे कोई क्रॉस करे? आपको अपने आप को ही कंट्रोल करना है। आपकी लड़ाई आपसे ही है। आपको अपना टारगेट सेट करना है, उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी सीखने के बाद इंप्लीमेंट करनी है। इसको हम लोग बोलते हैं नैरो लेन में चलना। नैरो लेन का मतलब है ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना। जब तक टारगेट नहीं अचीव हो जाता, जब तक आपको उसी रास्ते पे चलना है। इसमें सबसे बड़ा जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा ना, वो घातक हथियार मैं बताऊं, लोग ना डेप्रिशिएटिंग असेट खरीद रहे ईएमआई पे। डेप्रिशिएटिंग असेट मतलब कार ले लिया आपने, हाँ, घट रहा है उसका, 15 साल में खत्म, डीजल है 10 साल में खत्म। आपने आज कार ली 15, मतलब मान लो 20 लाख रुपए की आपने गाड़ी ली, ब्याज पे ली, हर साल पेट्रोल डलवाओगे, सर्विस कराओगे, इंश्योरेंस कराओगे, पार्किंग दोगे, टोल दोगे, सर्विस कराओगे, टूट फूट होगी, 10 साल हो जाएंगे तो वियर टीयर इतना हो जाएगा, 10% तो खर्चा ऊपर का लग जाता है। क्या इतना सेक्रीफाइस लोग कर पाएंगे कि जब तक मैं इतना? फिर आप लोन, स्ट्रेट वे नो है सर। क्यों नो है बताओ चलो। क्योंकि ना मैंने वही बोला, जो हमारी सोसाइटी है ना आज की डेट में, मैंने सिर्फ यही देखा है। इनफैक्ट आप मतलब समझना, एक जिसे हम ग्रुप डिस्कशन होता है, हम 5 दोस्त थे ना, तो लोगों का नाम तो चलो याद है, अदरवाइज जिसका नाम याद नहीं है ना, उसका नाम उसकी कार बताती है। लाइक कि अरे वो करोला वाला मेरा दोस्त आ रहा है, वो फॉर्च्यूनर वाला आ रहा है। तो ये ऐसे तो लोग जान रहे हैं, अब जान रहे हैं ना, सोसाइटी मगर का ऐसे हिस्सा बना गया ना, मतलब हाइप क्रिएट किया गया हर चीज में, और सोशल मीडिया इसमें ना बिल्कुल आग में घी वाला काम किया है ना। अब हाँ। इसके बाद क्यों लोग वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते मैं बताता हूँ। मान के चलो कोई एक बंदा है, अभी स्ट्रगल कर रहा है, सैलरी में उसको 20-25 हज़ार रुपये या 50 लाख रुपए की तनख्वाह लग गई। अब वो ये सब चीजें देख रहा है, फॉर्च्यूनर है, फलाना है, ढिमका है, लोगों पे बढ़िया बढ़िया कार है, ये है वो है। मगर वो अभी भी स्कूटर या बाइक पे ही जा रहे हैं, या पैदल जा, मतलब बस या मेट्रो से जाता है। दोस्त होता क्या है इसके अंदर, एक टेक्निकल डीप डाइव कर रहा हूँ, इसको पकड़ने की कोशिश करना। वो कंट्रोल तो कर रहा है अपने आप को, मगर कभी ना कभी मान लो वो बारिश में फंस गया फैमिली के साथ। वो देख रहे हैं सब तो शादी में कार से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, मगर मैं अपनी फैमिली के साथ सड़क पे खड़ा हुआ हूँ, ऑटो का वेट कर रहा हूँ, बस में धक्के खा रहा हूँ। और कभी बाई चांस मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो वो जो जितना आपने रोका हुआ था ना, अब वो ट्रिगर हो जाता है, इंस्पिरेशन। अब भाई कार लेनी है। फिर उसके बाद बंदा ना रेट देखता, ना पेट्रोल का प्राइस देखता, ना रिकरिंग कॉस्ट देखता, और वो पूरी तरीके से लोन लेके गाड़ी खरीद के। आपको पता है गाड़ी जब खरीदी जाती है तो चाबी जब दी जाती है उस वक्त तो सेलिब्रेशन होता है ना, केक कटवाया जाता है। क्यों होता है ये सेलिब्रेशन बताओ, क्यों कर रही है वो कंपनी? मैं अब समझ पा रहा हूँ सर। वैसे क्यों कर रही है? आप फिर भी अगर डीप डाइव करो, पता है क्या है, वो उनके मन में ये होता है बंदा कट चुका है। ऑब्वियसली सर। मतलब मेरे जैसा बंदा हो ना कोई, तो उस वक्त ढोल भी बजवा दे, माला भी पहना दे गेंदे के फूल के लिए। भाई साहब क्या काम करा है आपने, मगर रिजल्ट नहीं पता, बॉस फंस चुके हो। उसमें भी सर एक और ईगो है जो आपने बताया नहीं, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड, जबकि पैसा वहां से बचा सकते हैं इंसान, लेकिन नहीं, मैं ये कहता वो हूँ रिबन करना है उनको। अरे उसको वो सिल्की जैसा रिबन वो पूरा पर्दा सा हटाना है, पता नहीं क्या अचीव हो रहा है। एक्चुअल ना रियलिटी से लोग अलग हो चुके हैं, ट्रू सर, पूरी तरह अलग हो चुके हैं। मगर मैंने क्या कहा था, हम ना स्क्रीनिंग करते हैं, मार्केट में बहुत कुछ है इस वक्त दिखाने के लिए, देखने के लिए। जब हम बात करते हैं ना तो पता लग जाता है ये हवा में बंधा है, तो फिर हमें पता है हम नहीं पढ़ा पाएंगे।
मैं पढ़ाऊंगा भी ना तो वो कर नहीं पाएगा ये सब। ट्रू। तो नहीं कर पाएगा तो हमें पता है फिर रिजल्ट क्या होगा। इससे अच्छा है कि भाई उसको अभी नमस्ते कर। आपने इतने एक सालों एक्सपीरियंस में देखा होगा, जो हमारे बीच कई बार मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो यूनिक आबादी कह लो, 25 से 30 हजार रुपये मंथली अर्निंग, उनको आप किस कैटेगरी में देखते हो? देखो, मैं ये आंसर ना HNI इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टिव से बताता हूँ, वो कैसे देखते हैं या कैसे मतलब उनको देखना चाहिए। ये लोग ना मतलब लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं ओके। और 140 करोड़ की पॉपुलेशन में एक अंदाजा बता रहा हूँ, इनकी टोटल पॉपुलेशन करीब करीब 115 करोड़ से 119 करोड़ के बीच में है। जो भी कंपनी कुछ भी बना रही है वो इनके लिए बना रही। क्यों भाई? देखो, अभी इन्होंने अपना करियर चालू करा है, इनकी इच्छाएं बहुत है, बाइक भी लेनी है, स्कूटी भी लेनी है, कार भी लेनी है, मगर क्या ये इतना विचार मंथन कर पाते हैं कि भैया मुझे पहले अपनी इनकम बढ़ानी है? नहीं, ये क्या करते हैं, मुझे कार लेनी है, कार के लिए इनकम कैसे आएगी वो ज्यादा अभी उतनी समझ नहीं होती। तो अब मैंने क्या कहा, वो जो एक इंस्पिरेशन होती है ना, इच्छाएं, जब इच्छाएं प्रबल होती हैं तो किसी दिन वो ट्रिगर हो जाती है, फिर आप लोन पे सामान ले लेते हो। लोन फैसिलिटी आप कुछ भी देख लो, हर चीज में आज की डेट में लोन अवेलेबल है, हर चीज में लोन अवेलेबल है। तो आप इसको बहुत ही गहराई से मान के चलोगे तो जिसके पास अभी इनकम कम है उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, और जिसकी इच्छा है वो आज स्कूटी भी खरीदेगा, बाइक भी खरीदेगा, छोटी कार भी खरीदेगा, बड़ी कार भी खरीदेगा, घर भी खरीदेगा, AC भी खरीदेगा। और अगर वो आज इनकम पे नहीं सोच रहा तो उसको ये सब लोन पे ही लेना पड़ेगा। इसका आपको ना मैं एक रियलिस्टिक एग्जांपल बताता हूँ विद प्रूफ। एक शेयर है जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। दोस्तों, ये कोई शेयर नहीं है, ये ना एक इंडेक्स है। ओके। मैं इसको शेयर मानता ही नहीं, ये एक इंडेक्स है। ठीक है। बजाज फिनसर्व क्या करती है? होम अप्लायंसेस के लिए लोन देती है। एक होम अप्लायंसेस कितने का आता है? 20-25 हजार। मिडिल क्लास के हिसाब से बात कर रहे हैं, वही जिसकी सैलरी 25-30 हजार है। 25-30 हजार का प्रोडक्ट आता है, ठीक है जी। ये शेयर 2008-9 में 15 रुपए का था और आज 1500 नहीं 2000 रुपए का हो गया। तो 1500 पे तो 100 गुना हो गया, अब 2000 रुपए का। भाई साहब 15 साल में 100 गुना रिटर्न। FD 8 साल में डबल होती थी पहले, अब वो भी नहीं हो रहा। चलो 16 साल में 4 गुना हो गई। ट्रू सर। ये शेयर ना 100 गुना नहीं हो गया, 100 गुना से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि 100 गुना तो 1500 पे होता है, अभी तो 2000 रुपए का है। इसका मतलब ये है दोस्त कि ये कंपनी होम अप्लायंसेस के लिए लोन दे रही है, और इसका एक ऐसा हिडन लाइनअप मैं बोलूंगा जो शायद अगर लोग पकड़ ले तो अच्छी बात है। लोग ना 20 से 25 या 30 हजार रुपए की डाउन पेमेंट नहीं कर पा रहे होम अप्लायंसेस खरीदने के लिए, तभी तो उनको इस छोटे अमाउंट के लिए भी फंडिंग लेनी पड़ रही है, और तभी ये शेयर 15 रुपए से 1500 रुपए भी पार कर गया है। लोग 30 हजार रुपए की डाउन पेमेंट नहीं कर पा रहे। आप इस बात को गहराई में समझो। अभी तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम नहीं लिए, तो लोग ना ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। वो लोग कार खरीदने के बारे में तो विचार मंथन कर रहे हैं, कैसे खरीदूं, मगर उससे पहले उसकी इनकम के बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो इसको हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। चलो एक दो बातें और डिस्कस करते हैं। एक कंपनी और है HDFC, HDFC बैंक नहीं, HDFC। 1994 में ये मार्केट में लिस्ट हुई थी। 2000 आई थिंक लास्ट ईयर ये कंपनी HDFC बैंक में मर्ज हो गई। ठीक है। 27 रुपए में मार्केट में आई थी, 2700 रुपए पे जाके मर्ज हो गई। तो 27 से 2700 रुपए 100 गुना बढ़ गई। एक ही प्रोडक्ट इनका मेजर था, वो था होम लोन। 27 से 2700 100 गुना। उसने तो 30 साल लिए थे। भाई चलो घर की डिमांड है, एप्रिशिएटिंग असेट है, परिवार रहेगा, एक बार को समझ में आता है, मगर इसका मतलब है लोगों पे पैसे भी तो नहीं है ना घर खरीदने के। और आजकल डेट में तो महंगाई कितनी हो गई है। अगर अपनी पसंद के हिसाब से घर लेना चाहे कोई तो ले भी नहीं सकता, क्योंकि इतना महंगा हो गया है। ट्रू सर। तो दोस्त, एक तरफ HDFC जो घर है, फिर कार और बाइक की भी फंडिंग होती है। कौन करता है ये कंपनी? जाके ना चोला, एक कंपनी है चोला मंडलम, जी, उसका चार्ट देखना, ऐसे दिखेगा। कितने की आती है बाइक या स्कूटी? 80-85 हजार। अब पहले 55 लाख, 1.25 लाख, 50 से ज्यादा। हाँ, इतना ही जाएगा। इसका मतलब है लोग उसकी भी डाउन पेमेंट नहीं कर पा रहे। घर की तो छोड़ दो, और सबसे बड़ी बात, होम अप्लायंसेस 30 हजार रुपए की डाउन पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो आने वाला वक्त क्या होने वाला है आप समझो। जो आप एज की बात कर रहे हो ना,
मेरे हिसाब से उनको मैसेज ये जाना चाहिए आज आपके पॉडकास्ट से कि पहले इनकम जनरेट करो। जब तक एक लेवल नहीं अचीव हो जाता आपको नैरो लेन में चलना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी तो कुछ टाइम चलना है। अगर ये अप्रोच अडॉप्ट नहीं करी तो आपको सारी जिंदगी नैरो लेन में चलना पड़ेगा, जो है ईएमआईज की। बट सर इतनी बड़ी लड़ाई, मुझे क्या लग रहा है, जो मैं पेन समझ रहा हूँ उस बंदे का जो 25-30 हजार रुपए कर रहा है, क्योंकि सोसाइटियल प्रेशर तो है ना सर उसके ऊपर। हर जगह उसको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ा, लाइक फैमिली, कजन, आसपास, पड़ोसी, सब कुछ। इफ इनफैक्ट जहाँ वर्किंग स्पेस है वहां पे तुम्हारे पास क्या है, हर जगह कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज तो हो रहा है बच्चा। देखो, जब तक आप ना बाहर वाले लोगों को देख के डिसीजन लोगे, जब तक आप हमेशा ऊपर ऊपर ही तैर रहे हो और कोई ना कोई गलती कर जाओगे जिससे डूब जाओगे। मगर जब आप अपने आप को देखोगे ना, तेरे पास कहाँ क्या है और तुझे कहाँ पहुंचना है, इसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। आप अपनी बैलेंस शीट खुद देखो, क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए, कोई बंदा आज कार खरीद ले किसी के कहने पे, भाई तेरे पे तो कार ही नहीं है, ट्रू, बस इस बात को बस संभालने के लिए आपने लोन पे कार ले ली। बस कार का लोन कितनी देर में उतरेगा? 5 साल। 5 साल। और कम से कम 10 साल के लिए आपने हाथी पाल लिया, 10 या 15 साल के लिए। हाँ, अगर यही पैसा अगर राइट टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया जाए और वो ही 1 करोड़ हो जाए, पहले 5 करोड़ तो छोड़ दो, अभी 1 करोड़ हो जाए और साल का करीब 15 से 20% की रफ्तार से बढ़े, तो दोस्त 1 करोड़ रुपया अगर 15-20% की रफ्तार से बढ़ेगा, तो अब देखो मैथ समझो, साल का 15 से 20 लाख रुपया तो आ रहा है। अब अगर आप लोन अब लेते हो, मान लो 20 लाख की कार का 8% के हिसाब से लोन है, कितने पैसे जाएंगे साल के? हाँ, लाख पे 8,000 रुपए। लाख पे तो 20 लाख पे कितने जाएंगे? 1,60,000 रुपए जाएंगे। तो दोस्त, एक तरफ आपके पास 15 लाख रुपए आ रहे हैं और दूसरी तरफ केवल 1,60,000 रुपए साल के जा रहे हैं। अब ये मैथ्स बैलेंस्ड है। मगर एक तरफ तो आपके पास कोई इनकम ही नहीं है। इनकम का मतलब है सैलरी के अलावा कहीं से कोई पैसा ही नहीं आ रहा, और वो भी ब्याज में जाए जा रहा है। बॉस पूरी तरह फंस चुके, पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाओ। आज नहीं सोचा तो पूरी जिंदगी आपको नैरो लेन में चलना पड़ेगा। ईएमआईज की हर छोटे से छोटी चीज के लिए आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। मगर अभी कुछ टाइम के लिए नैरो लेन में चल के एक लेवल अचीव कर लो, उसके बाद फिर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अब आप अभी तो 1 करोड़ की फिगर है, अगर कभी आप 5 करोड़ पे पहुंच गए तो उसका 15% ही साल का आ रहा है। और कितना परसेंट, कितना रुपया हो गया साल का, ये भी तो देखो ना। 5 करोड़ का 15%, 75 लाख रुपए हर साल बढ़ रहे हैं कंपाउंड के हिसाब से। तुम 20 नहीं 25 लाख की कार ले लो 8% के हिसाब से, आपको चुभेगा ही नहीं। क्यों चुभेगा? घर ले लो 2 करोड़ का 8% के हिसाब से, 2 करोड़ का घर 8% के हिसाब से, साल का क्या खर्चा है उसका? 16 लाख रुपए आ रहे हैं आपके 75 लाख रुपए। ये पहले इनकम जनरेट करो, तब घर जाकर। सर पता है क्या होता है, जब बात आती है खर्चे की, जैसे आपने बोला कार, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट है लोगों को भी ये पता है कि मुझे ना ये लेना है, 15,000 की ईएमआई डाल लो। और जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं ना सेविंग की, कि हमें ना पैसे जोड़ने हैं या इन्वेस्ट करने हैं म्यूचुअल फंड या कुछ भी, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर हमारे पास से 1,000, 2,000, 3,000 ही निकलता मैक्सिमम। बट ईएमआई हम 15,000 की भरने के लिए तैयार है। मैं अपना एक आपको बताता हूँ केस। आज से करीब 10-1 साल पुरानी बात है। एक मेरा दोस्त है, तो उसने पूछा भाई मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, कहाँ करूं, क्योंकि दोस्त था तो ठीक है, हमने बता दिया भाई कम से कम भी, तब उसकी लाख रुपए सैलरी थी आज से 10 साल पहले। वाओ। तो मैंने 10 कहा के भाई तो बराबर। अभी मेरे हिसाब से 50-1 हजार रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर। तो कह रहा 50,000 रुपए? भाई तू 5-1 हजार रुपए की बात कर, मैं 50,000 रुपए नहीं कर सकता। तब उसने मेरी बात नहीं मानी। अभी उसने रिसेंटली करीब 2.5 करोड़ का घर लिया है, सैलरी भी 3-1 लाख रुपए है। अब आपको पता है ईएमआई कितनी भर रहा है? लाख प्लस ही हुआ। सर क्या बात कर रहे हो? कम से कम भी नहीं तो 2.25 लाख रुपए की ईएमआई जा रही है उसकी महीने की। यस सर। जब 50,000 रुपए सेविंग में नहीं गए, अभी 2.25 लाख रुपए आप ईएमआई में भर रहे हो। ये सच में कड़वा सत्य है सर। हम मतलब बस उस क्लास में जो देख रहे हैं इस वीडियो। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, क्या इस बारे में डिस्कशन नहीं होना चाहिए? एनवायरनमेंट कैसे इतना बड़ा बन गया कि कोई बंदा कुछ सोच ही नहीं रहा है? इस पे क्या कहोगे आप? मैं ही अगर आपसे सवाल पूछूं सर, मैं ऑनेस्टली जो मैंने बोला ना, जो मैं एज अ मतलब
जब मैं जॉब करता था ना खुद, मैं बताता हूँ मेरी मेंटालिटी क्या थी। तो जब मैं जॉब किया था, फर्स्ट मैंने शॉप में किया था, छोटा सा दुकान था, कपड़े का बिजनेस होता था उसमें। तो मेरी मेंटालिटी थी, 3,000 रुपये मेरी जॉब में सैलरी थी, तो मेरे सामने 8-10 हजार वाले थे, तो मेरी मेंटालिटी बस उतना गया कि मुझे 8-10 हजार कमाना। फिर जब मैं 8-10 हजार वाले के साथ बैठने लग गया तो मुझे 20 हजार वाला सैलरी अच्छा लगा, तो मैंने कहा वो ले लेते हैं जी। उसके बाद तो समझ ही नहीं आता सर, हम क्रिटिसाइज आसपास में ही कर रहे हैं एक छोटी सी जगह पे, क्योंकि ना इन चीजों के लिए ना जो पढ़ाई कह लो या उस तरह का सोच है ना, कई बार जनरेशन में भी नहीं है सर। सपोज मेरे फादर आज फार्मर, तब वो तो मैं खेती का ही सोचूंगा ना, हो सकता है हम एक्वायर कर लें लैंड और ले लें, खरीद ले, परचेज ले, लेकिन हम उसको बिजनेस मॉडल पे नहीं ला पाते। हमें लगता है यार खेती हमारा मेन कोर है, हम बस लगे रहते हैं, उसमें से भी कई लोग भटक जाते हैं सर, दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन वो माइंडसेट कैसे क्रिएट किया जाए वो नहीं है सर हमारे पास। और साथ साथ मैं चाहता हूँ सर, मुझे ये भी बताओ, जैसे कि आपने बताया कि हम तो उसके लिए बिजनेस कर रहे हैं, फिन कंपनियां बड़ी हो रही है, लेकिन ये माया जाल जो क्रिएट किया गया, हम फंस कैसे रहे उसमें? ईएमआईज पे जी, ईएमआईज वाले। दोस्त थोड़ा सा ना इसको आपको डीप डाइव करके समझना पड़ेगा कि कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। ये एक दिन में तो नहीं हुआ। नहीं हुआ वो सर। हुआ क्या था कि करीब सन 2000 के आसपास से ना कुछ सीरियल्स आने लगे हमारे, जो प्राइम टाइम जिसे बोलते हैं। जी जी जी। जो सबसे ज्यादा वक्त ऐसा होता है ना जब फैमिली मेंबर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, पूरे दिन की खबर लेते हैं, उस वक्त ऐसे सीरियल्स आने लगे जहां पर ना हर फैमिली मेंबर को एक दूसरे के अगेंस्ट में दिखाया जाने लगा। अब घर की महिलाएं देख रही थी उसको, 10 साल तक लगातार देखा गया। उसका रिजल्ट ये हुआ, आज की डेट में हर बंदा ना एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है। ट्रू सर। कोई माँ बाप अब अपने बच्चे को गाइड करने के लिए दादा दादी है ही नहीं, अपने पोते को, पोती को, या कोई भी अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर को बताने के लिए कोई है ही नहीं। ट्रू सर। अब उसे कौन पाल रहा है बच्चे को? अभी हुआ क्या कि भाई कौन पालेगा उस बच्चे को? आप बताओ। नहीं, नैनी पालेगी या मोबाइल? क्योंकि मदर और फादर तो अब महंगाई इतनी है, दोनों ही जॉब कर रहे हैं तो भी नहीं मीट कर पा रहे खर्चों को, तो मोबाइल उनको जो जो रास्ता बताता है वो उनको सही लगता है। तो धीरे धीरे उनको लगता है भाई ये मुझे लेना चाहिए मोबाइल, ईएमआई पे है, खट ले लिया। उन्हें पता ही नहीं सेविंग होती क्या है। दादा दादी माँ बाप उनको बताए हो तो घर में, वो तो ऑफिस गए हुए, दादा दादी के कोई साथ में नहीं रह रहा, तो कैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा? तो ये ना एचएनआई इस प्रोपेगेंडा को समझता है, बड़े तरीके से समझता है। और इसलिए मैं जितनी भी फैमिलीज को आज तक पढ़ाया हूं, एक भी फैमिली ऐसी नहीं है जहां पर वाइफ जॉब करती है, एक भी फैमिली नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही लगा। और आज की डेट में देखो वो प्रोपेगेंडा है क्या? वो प्रोपेगेंडा ये है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद क्या करेगी लड़की? फिर वो नौकरी करने जाएगी। अगर वो नौकरी करने जाएगी तो बॉस हो सकता है 1-2 लाख रुपए कमा भी ले, मगर जब बाहर जाएगी तो खर्चा भी करेगी। कपड़े भी है, पार्लर भी है, मोबाइल भी है, स्कूटी भी है, बैग भी है, सब कुछ लेगी, कार वार सब कुछ लेगी, बचेगा क्या? दूसरी बात, एक हिडन कॉस्ट, शादी होने के बाद बच्चों को कौन पालेगा? मोबाइल या नैनी, जैसा आपने बोला, क्या वो वाली नॉलेज दे पाएगी? कभी नहीं। अब वो बच्चे को तो मोबाइल पाल रहा है और आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? बच्चे को वो समझ ही नहीं है, तो मोबाइल पे उसको दिख रहा है कि यार ये वाली ड्रेस अच्छी है, वो वाली कार अच्छी है, ऑडी आ गई, मर्सिडीज आ गई और आपकी BMW आ गई, ये खरीदो, और फिर नीचे ईएमआई का ऑप्शन, तक महीने के इतने पैसे दो ले जाओगे, इतना आसान कर दिया है। तो वो बंदे को जब पता ही नहीं, तो ये देखो तभी तो इतना फ्लैट सिस्टम चल गया, 2 BHK, जहां पर लोग बड़े बड़े घरों में रहते थे। हाँ। इतना बड़ा तो आंगन होता था। ट्रू सर। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा जो प्लांट करा गया था ना काफी टाइम पहले, अब उसका रिजल्ट लोग देख रहे हैं। और इसीलिए वो मोबाइल की वजह से ही आजकल ये चीजें और बढ़ गई हैं, स्पेशली इंटरनेट की वजह से। और मतलब बहुत आगे खतरनाक होने वाला है गेम, इस तरीके का बिल्कुल विजन साफ दिख रहा है। पता है सर, बीइंग अ पॉडकास्टर, मैं खुद भी पॉडकास्ट देखता हूँ एक बड़े लोगों का, बट कभी ना इन चीजों पर डिस्कस करते हुए नहीं देखा होगा। क्या हम भी उन्हीं की तरह सिचुएशन क्रिएट किए जा रहे हैं जैसे लाइक 20 साल पहले टीवी सीरियल्स ने किया? ये फैक्ट है सर।
सास मतलब टिपिकल सास, नंद मतलब टिपिकल नंद, आप हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, सब में यही दिखा रहा है। स्टार्टिंग फोर्स तो वहीं से स्टार्ट हुआ 2000 वाला जो सीजन। राइट। तो मैं तो रिलेट करता हूँ, लेकिन पता नहीं, सोचने शायद मेरी कुछ किस्मती है कि मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ और रिकनेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक थॉट तो होता है, बस एक बटन की जरूरत होती है कि यार ये तो है। अब आपने मेरे जो विजन थे कि लास्ट ऐसे ऐसे चीजें चेंज हुई है, वो सच में आ गए। तो ये तो आप देखो ना, बच्चे को मोबाइल पढ़ा रहा है, सब कुछ वही एडवाइस कर रहा है, और एक जो सही या गलत की पहचान तो वो कर ही नहीं पा रहा है। उसको अभी क्या करना है क्या नहीं करना, और अब की बार तो वो खुद ही ऑर्डर कर देते हैं काफी चीजें। तो इस पे मैं आपको 2 लाइनें भी कहना चाहूंगा सर कि जिसको जैसी दिखे दुनिया उसे वैसी ही देखने दो, अपनी अपनी समझ है सबकी, सच क्या है जाने दो। भाई सच एक्चुअल में उसे क्या करना है वो तो बताने वाला ही नहीं है ना कोई। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई रह नहीं रहा, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, वो बच्चा कौन पाल रहा है, नैनी, उसको भी पता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद मोबाइल बचा, वो आजकल इतना इंटेलिजेंस हो गया है मोबाइल में कि वो आपको ही घुमा देगा, उसको क्या बेचना है वो आपको ही दिखा दिखा के बेच देगा। तो अब आप इस बात को पकड़ लो, अच्छी बात है। HNI इस प्रोपेगेंडा को पकड़ता है, उसको पता है अगर इसकी उनकी वाइफ अगर बाहर जाएगी तो इसकी कितनी बड़ी कॉस्ट और कितने लंबे समय तक पे करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट एक बात मैं बता देता हूँ। नहीं सर, लेकिन मैं साथ साथ एक चीज एक डीप डाइव करता हूँ यहाँ पे। मगर मैं इस अगेंस्ट में नहीं हूँ कि लड़कियों को ना पढ़ाया जाए या उनकी जो स्किल्स डेवलप हो गए हैं उस, ये HNI भी समझता है। तो वो क्या करता है प्लीज, वो ये देखता है कि भाई मेरे पास अब फिलहाल पैसे हैं, और वो कहीं ना कहीं ज्यादातर ना बिजनेस से आते हैं, अच्छी सैलरी से आते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी वाइफ एजुकेटेड होती है, उसको पढ़ाता है तुम सीखो, उसको पैसे देता है तुम मैनेज करो। वो बिजनेस पे ध्यान दे रहा है, वो उनकी इन्वेस्टमेंट लर्निंग के बाद ग्रो करती है। एडवांटेज क्या होता है? 2 हाथ हो गए, 4 हाथ हो गए ना भाई साहब। बंदी अगर मैनेज करने पे आ जाए ना, आपको ये नहीं पता कितने मनी माइंडेड होती है लड़कियां। ये तो है सर, मतलब जनरली टीवी में भी दिखाया जाता है, 5-5 रुपए की सब्जी पे भी नेगोशिएट करने के लिए वो भिड़ जाती है। तो बॉस इन्वेस्टमेंट में नंबर आएगा, और वही स्किल जब फोकस एक सही जगह पे आप लगा दोगे तो क्या रिटर्न्स आएंगे तुम्हें पता ही नहीं है इस बात का। फिर वो बंदी उसको बड़ा करती है घर के लिए, अपने लिए नहीं। आज की डेट में कोई जॉब में जब लड़की होती है तो क्या कहती है, भाई वो अपना खर्चा तो देखो उठा लेती है, मगर वो क्या घर का खर्चा भी उठा लेती है? उठा भी लेती है कई जगह, कुछ अच्छी मतलब देखा गया, मगर कई बार आंसर कम है। मगर जब HNI में ना वो पूरी फैमिली के लिए ग्रो करती है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, अपनी नॉलेज इंक्रीमेंट हो रही है, हस्बैंड जो पैसा कमा के ला रहा है आप उसको ग्रो कर रहे हो, और टेबल पे क्या डिस्कशन होता है हस्बैंड वाइफ में, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, कहाँ इन्वेस्ट होगा, कौन से सेक्टर में होगा, कौन से स्टॉक में होगा। अब अगर घर में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है ना, तो बच्चा वो भी तो देखता है, अगर डिस्कशन अच्छा हो रहा है तो वो भी तो सुन रहा है, उसकी पढ़ाई चालू हो चुकी है। ये HNI होता है। वो प्रोपेगेंडा समझता है, भाई बंदी बाहर की तो ठीक है, पैसे तो जो बचाएगी कमाएगी ठीक है, अपना खर्चा भी उठा लेगी, मगर बच्चे, पूरा घर, सोसाइटी पूरा बिखर जाएंगे। तो वो इसलिए अपना ध्यान वहां लगाता है। और देखो थोड़ा सा मतलब मेरे को ये भी एक चैलेंज लगता है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में ना एक ही बंदा सब काम कर रहा है, वो बंदा ये भी पकड़ लेता है कि भाई मैं फोकस्ड होके एक ही काम कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, अपने काम पे ध्यान लगाता है, इनकम अच्छी होती है, उस इनकम को वाइफ को सिखा के हैंड ओवर करता है, वो बंदी ग्रो करती है। अच्छा एक बात बताओ, आज ये पैसा हम क्यों कमा रहे हैं? बच्चों के लिए। ट्रू सर। आज आप बिना नॉलेज के ये पैसा ट्रांसफर कर दो उनको, मिस यूज होगा उसका। मगर जब डिस्कशन रोज का होता है ना, पैसे यहाँ लगाए थे, इतना ग्रो हो गए, इसलिए ग्रो हो गए, वो तो नॉलेज उन बच्चों में चली गई। अब उनको नॉलेज भी दे दो ऑफिशियली। ये मतलब मैं किसी कास्टिज्म को नहीं मानता, लेकिन एक कास्टिज्म है जो इसमें अप्रिशिएट करता हूँ, ही पढ़ना मतलब पढ़ता है, हम लोगों को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, बनिया कम्युनिटी। अभी ना कुछ टाइम पहले मेरे से ये सवाल पूछा गया था, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं कई जगह देखा है, मतलब मैंने देखा, खुद फील किया है, फादर का टच सेम बेटे माता, क्यों दिन भर वाली वो बात, रियलिटी थोड़ा सा मैं टच करता। मैं 1 मिनट और ले लेता। हाँ। जब आपने बोला ना टेबल पे जो डिस्कशन होता है,
रियलिटी डिस्कशन ये हो रहा है कि फलाने ने ये किया है, फलाने ने वो किया है, उससे तुम बात मत, बच्चे को भी बोला बात मत करना, उसके तरह स्टूपिड मत बनो, ये मत करो वो मत करो, वो डिस्कशन नहीं हो रहा सर। कि उसमें लगाया था हमने शेयर में इतना इंक्रीमेंट हो गया। बिजनेस टॉक्स। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो आपने बताया ना बिगनिंग, जो एक नया दुनिया है, नई वर्ल्ड है, वो तो सच में है उस टेबल पे। राइट। लेकिन मुझे ना पेन ये लग रहा है सर कि आप इंस्टाग्राम पे इतना लेट क्यों हो? मतलब पर्सनली मेरे लिए मैं बता दूं, मैं हार्डली 1 महीने पहले ही मैं आया हूँ मतलब सोशल मीडिया पे। कारण ये है कि मेरे पास ना सुधांशु करीब 20 सालों से ना रेफरेंस बिजनेस आता है। मैं चाहता ना अगर किसी भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो दिखा के कितने क्लाइंट जोड़ लेता, किसी भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो दिखा के, मगर इसमें 2-3 बातें। पहली बात, लोग हम पे ना ट्रस्ट करते हैं, एक प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है, तो हम किसी का नाम और पोर्टफोलियो दिखा ही नहीं सकते। ये एक कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बात पता है कि अभी लोगों के लिए ना इतना टफ रास्ता होगा ना आगे के लिए, क्योंकि अब वो बिल्कुल 360 डिग्री चीजें चेंज होंगी, तो कर भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए फिर भी मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि नहीं सर, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, जिससे लोगों को जितना पता लगे उतना अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक्स टू हिम, मतलब ऑनेस्टली। तो उसने कहा भाई चलो एक बार डिस्कशन चालू करके देखते हैं क्या लोगों तक बात पहुंचा पाते हैं। और सही मायने में ना काफी लोगों को मेरी बातें अपील नहीं करेंगी, मैं सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। आप क्या इसके बाद करना पड़ेगा सर। हाँ, मैं एक बात और बोल देता हूँ, अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए 1 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, फिर कभी कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना पड़ेगा। आपको ही नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको ना पैसे से पहले नॉलेज दे रहे हो कि बॉस 25 को 500 कैसे लेके जाना है। उसके बाद तो कुछ भी खर्चा कर, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आप खर्चे ही बढ़ा रहे हो, आप खुद EMI पे चीज ले रहे हो, बेटा किस पे लेगा? आप इस बात को भी तो सोचो ना। तो बस फिर वो लूप चालू हो जाता है। अब ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है। मतलब कैसे EMIs, आपको पता है आज की डेट में आप जाओगे तो कोई कोलेट्रल थोड़ी ना लेते, कुछ गिरवी रखवाते हैं? कुछ भी नहीं सर, बस आपसे KYC मांग लेते। हमें उनको पता है बंदा कहीं नहीं जा सकता। मिडिल क्लास या लोअर क्लास से ज्यादा डरा हुआ इंसान कोई नहीं दुनिया में सर। और मगर ये पता है और भी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मिडिल क्लास फादर ना अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। देखो ये एक इमोशन है, इमोशन। मैं ये चाहता हूं करो, अभी शुरुआत में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, मगर उसके बाद आपको या और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आप एक छोटे से सुख के लिए आप इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हो, जिसमें EMIs 5 साल 10 साल कितनी बड़ी बड़ी EMIs देनी पड़ रही है। तो दोस्त अगर या तो इस बात को अभी पकड़ लो, नहीं तो रिजल्ट तो वैसे तो मैंने जैसे बजाज फिनसर्व का आपको बताया है, 15 रुपए का शेयर 1500 के भी पार हो गया। ये पता नहीं कहाँ जाएगा, कुछ नहीं पता। 27 से 2700 भी हो गया जी। वो तो होम लोन है। गाड़ियों का देखो ना, चोलामंडलम खोल के देख लेना, स्टॉक इंडेक्स है सब, ये कोई शेयर वेयर नहीं बताते भाई साहब क्या डिमांड है। मगर वो जो आपके मन में उभरती हुई एक लहर है ना, भाव है कि यार मुझे किसी ने बोल दिया कि ये खरीद, या तेरे पे ये नहीं है, तेरे पे बाइक ही नहीं है। इसको हमने तरक्की का रास्ता भी बताया हुआ है। बाइक होना तरक्की का रास्ता नहीं है, एक्चुअल में जेब में कितने पैसे है ना तुम्हारे पास, वो तरक्की का रास्ता है। ट्रू सर। और उसका शोर नहीं मचाना, अगर आ भी जाए ना, क्योंकि दोस्त वेल्थ ना दर्शन की चीज है, प्रदर्शन की चीज नहीं। ट्रू सर। जो रियल वेल्थ वाले हैं, तो मैंने कई बार देखा, आपको पता ही नहीं लगेगा अंदर कितना बंदा बड़ा है। ये चीजें बहुत डीप डाइव होके विचार मंथन की चीजें हैं। ये किसी ने बता दिया 5 मिनट में आप इग्नाइट हो गए। इग्नाइट मतलब इग्निशन लग जाता है ना गाड़ी एकदम स्टार्ट, अब वो स्टार्ट रखनी बड़ा मुश्किल होता है। ये है। मतलब मैं तो सच में इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को बोलूंगा, अगर ये पॉडकास्ट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। Right. मेरे पॉडकास्ट चैनल पे काफी सारे वीडियो हैं सर, लेकिन अगर मुझे नंबर 1 रेटिंग देना हुआ तो मैं इसको जरूर दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि ना जो सिचुएशन आपने जो भी बताया ना, वो एक्चुअल लाइफ में राइट हो रही है। हम लोग कर रहे हैं वो गलतियां और रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं, और दूसरे के प्रति ही सोच रहे हैं यार वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बचपन से अब तक जैसे क्लास में, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, किसी ना किसी बात पे तो लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई होगी, या हमने भी उड़ाई होगी। क्योंकि स्कूल में कोई मान लो बच्चा गिर गया, अबे तेरे पे ये पेन नहीं है, तेरे पे वो पेंसिल तेरी छोटी हो गई, ये बड़ी हंसी मजाक की बात है। तुम बच्चे को क्या बोले, छोड़ना कोई बात नहीं। क्या वो बातें आपको याद है?
नहीं याद है। वो 5 मिनट का एक मन का ट्रिगर किसी ने एक बात बोल दी और आपके मन में बैठ गई कि तेरे पे कार नहीं है या तेरे पे बाइक नहीं है। अबे छोड़, तू ये बता तेरे पे इतने पैसे हैं आज की डेट में। मैं आपको एक ना ऐसा पैरामीटर बताता हूं जो आपको ना शायद सोचने पे मजबूर कर देगा। लोग आज की डेट में सबसे ज्यादा ना अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? सिबिल स्कोर पता है ना आपको? लोन लेना है, लोन लेना, मेरे को लोन मिल जाए, इसलिए वो अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। HNI क्या कहता है? एक नई टर्म दे रहा हूं आपको, लोगों तक अगर ये बात पकड़ पाए, वो अपने सिबिल स्कोर को कभी खोल के नहीं देखते। क्या खोल के देखते हैं? बैंक स्टेटमेंट नहीं, नेटवर्थ सर्टिफिकेट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। सोशल मीडिया के किसी भी वीडियो में ये सुना है कि आपको अपना नेटवर्थ मेंटेन करना है, नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। लास्ट ईयर अगर 10 करोड़ के थे तो अगले साल कम से कम 11.5-12 करोड़ के तो बनाओ। लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं सिबिल स्कोर को, जो भाई साहब और आपको कुएं में झोंकेगा। आपको नेटवर्थ सर्टिफिकेट को ध्यान देना है, और अगर वो इंडिकेटर बड़ा हो रहा है, 1 करोड़ से पहले कुछ मत सोचो। कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आज जो HNI है, बड़े बड़े बिजनेस फैमिलीज हैं, क्या आपको लगता है उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा होगा? मेरा ये कहना है, चाहे उनके ग्रैंडफादर ने बिजनेस चालू करा, उन्होंने जरूर कॉम्प्रोमाइज करा होगा। ट्रू सर। या उनके फादर ने करा होगा, या इस लाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ ने कुछ अच्छा करा है तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके यहां तक पहुंचे। तो बिना कॉम्प्रोमाइज के तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। किसी की भी हिस्ट्री उठा लो, गोदरेज की देख लो, रिलायंस की देख लो, धीरू भाई अंबानी जी ने कितना काम करा था, मगर उन्होंने दिमाग भी लगाया था। बिना दिमाग के नहीं अचीव होगा कुछ भी, ये ध्यान रखना। और अगर बाई चांस कोई आप इतना विचार मंथन कोई नहीं कर पाता ना, तो फिर उसको ऐसी सोसाइटी में बैठना पड़ेगा जहां पे इस टाइप के डिस्कशन होते हैं। नहीं तो फिर उन चीजों को सीखना पड़ेगा। 2 ही रास्ते हैं, नहीं तो हर बंदा एक ही चीज की एडवाइस कर रहा है, ये वाली कार खरीद ले, वो वाली बाइक खरीद ले, फलाना घर खरीद ले, ये वाला कपड़ा खरीद ले, वो वाले बाल ऐसे बना ले, ये कर ले और वो कर ले। सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं। प्लीज। मुझे पता है कि मैं कार लूंगा 15,000 EMI है, और मुझे लेना है, और शायद किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, एजेंट आएगा बता देगा। मुझे आज 15,000 इन्वेस्ट करना, मुझे वो रास्ता बताओ सर, जो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मुझे रिलेट करे। मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं स्टडी करने वाला हूँ, उस पर 24 घंटे पढ़ने वाला हूँ, बहुत सारे रिव्यू लेने वाला हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज ये 15,000 रुपये में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सोच के करना चाहिए? दोस्त मैं एक बात बता देता हूँ, मैं ना कोई टिप नहीं देता किसी को भी। ना मैं ये बताऊंगा किस सेक्टर में करो, ना मैं ये बताऊंगा इस स्टॉक में करो। मैं ना ट्रेनर हूं, आई एम ए किंग मेकर, आई एम नॉट अ किंग। बात समझो। हाँ, आपने पूछा है तो मगर मैं उसका सही रास्ता बताता हूं। जो भी बिजनेस आपको लगे कि ये बिजनेस आने वाले समय में बहुत बड़ा हो जाएगा, स्केल करेगा, हर घर तक पहुंचेगा, हर बंदे तक पहुंच जाएगा, उस बिजनेस को आपको खरीदना चाहिए शेयर मार्केट के माध्यम से। ये एक सूत्र है, फॉर्मूला है, जिसको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी चालू करनी चाहिए। देखो आज तो मैं बता जाऊंगा, कल फिर ढूंढोगे कहीं पे। ट्रू। मेरे पे डिपेंडेंसी रहेगी। मैंने कहा था ना, जब हम सॉफ्टवेयर बेचते थे तो हम पे डिपेंडेंट लोग रहते थे। HNI हमें अप्रोच करता था, तो ये वो वाले फैक्टर है, ये वो वाला रूल है जिसको इंप्लीमेंट करता है। तो इसी पे विचार मंथन करो कि भैया आज मुझे कोई नया बिजनेस चालू करना है तो मैं क्या फैक्टर देखूं। वो चीज अगर आप अपनी उन विचारों को अगर विकसित कर पाए, उस थॉट को डेवलप कर पाए, तो मुझे लगता है आप फिर उस रास्ते पे। सर मेरी लालच और बढ़ रही है, मैं चाहता हूँ एक और लास्ट क्वेश्चन। जो भी अल्ट्रा HNI में है, मैं जानना चाहता हूँ सर उनका जो रिसर्च लेवल है वो किस लेवल तक होता है। ओके। वो कितनी प्रिपरेशन करके आते हैं आप तक, क्योंकि मैंने बोला ना जो 1,500 रुपये इन्वेस्ट करना, उनके पास कोई रिसर्च नहीं होता है। वो माउथ टू माउथ सुने हुए होते हैं या यूट्यूब पे देख लेता है, इस समय पैसा लगाना लगा दिया। मुझे वो डिफरेंशिएट थोड़ा सा करो सर। देखिए सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, HNI जो होता है वो तो काइंड ऑफ एक इंडिविजुअल बंदा होता है और वो एक लेवल तक पहुंच जाता है 5 करोड़ तक। वो इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करता है। मगर जो अल्ट्रा HNI होता है, ज्यादातर अभी तक ये देखा गया, ये ना अल्ट्रा HNI फैमिलीज बन जाती है। इसमें वाइफ भी इन्वॉल्व होती है, वो खुद भी इन्वॉल्व है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो अपने पोर्टफोलियो को मिनिमम 20% की रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट में कोई भी कंडीशन हो। यहां पर
वो ना डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि पहले केवल इक्विटी थी, अब वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे, सिल्वर में भी करेंगे, बिटकॉइन में भी करेंगे, प्रॉपर्टी में भी करेंगे, म्यूचुअल फंड में भी करेंगे। अब आपका सवाल था कि भाई क्या नॉलेज वो लेकर आते हैं। जी देखो, एक सर्टेन लेवल से तो वो बहुत ऊपर होते हैं, मगर इसके आगे की जर्नी चालू करने के लिए ना एक नया माइंडसेट, नया प्रोसेस, नई स्ट्रेटेजी और नया कोच की जरूरत होती है। तो जो आगे की यात्रा इनको करवाए या आगे की जर्नी वो करे। तो दोस्त, इनके जो प्लान्स होते हैं ना, वो कम से कम 5 से 10 साल में इतना कैपिटल बन जाए इनका, वो उस लेवल के होते हैं। 15 साल में मैं अपनी कैपिटल को इतना कर दूं, 20 साल में इतना कर दूं, तो वो फिर नेक्स्ट लेवल की चीजें डिस्कस होती है। वहां पे उनका ना रोज वाला नहीं होता, रोज के, 10 दिन के, महीने के, साल भर के क्या टारगेट से नहीं। 5 साल में कहाँ लेके जाना है आप पोर्टफोलियो को, फैमिली की पूरी वेल्थ को कहाँ लेके जाना है, 10 साल में कहाँ पहुंचना है, वो टारगेट आज डिसाइड होता है और फिर उसको वो चेज करते हैं। तो इसके लिए ना बड़ा विजन होता है, बड़ी स्ट्रैटेजीज होती है और इनके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, एक बात आपके माध्यम से और बता दूं, ये लोग इक्विटी का भी इंश्योरेंस करते हैं, बिटकॉइन का भी करते हैं, गोल्ड का भी करते हैं, सिल्वर का भी करते हैं और खुद म्यूचुअल फंड का भी करते हैं। खुद का भी करते हैं। खुद की जरूरत ही नहीं है। जिस पे मान लो 50 करोड़ रुपया है, वो अपना इंश्योरेंस करके क्या करेगा, प्रीमियम ही तो देगा। आप एक बात बताओ, जिस पे टाइम है, पैसा है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा। ट्रू। तो वो फ्री टाइम में करता क्या है, या तो वो अपना विचार मंथन करता है या हेल्थ और फूड में। किस एज कैटेगरी के होते हैं सर, एक और प्लीज? ये एज ज्यादातर अल्ट्रा एचएनआई ना 2 तरीके के ज्यादातर देखे गए। प्राइमरली जो फैमिली ड्रिवन होते हैं ना, पुराना पैसा और बढ़ा रहे हैं, तो उनकी एज तो मतलब 25 से 30 साल के बीच में होती है। रियली सर? जो पुराना जैसे ग्रैंडफादर फादर का पैसे को आगे मैनेज कर रहे हैं, वो 25-30 साल, बल्कि मैं कहूंगा 20 से 30 साल के बीच में। ऐसी मैंने बहुत सारी फैमिली पढ़ाई, बहुत। मगर अब जिन्होंने अपने दम पे बनाया है, उनकी एज 45 और 55 के बीच में होती है। उनमें कुछ फर्क दिखता है सर सोच में? वो बहुत कंट्रोल करके चलते हैं दोस्त। जिसने पैसा खुद बनाया है ना, वो हर चीज सोच समझ के डिसीजन लेता है। जिसने वो हवा में ही है, ज्यादा पैसा भी नहीं कमाया, वो तो फिर आंख बंद करके अंधाधुंध डिसीजंस लेता रहता है। जिसने खुद बनाया है, उसकी डिसीजन मेकिंग अप्रोच बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। वो हर चीज पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, हर चीज पे, मगर वो जेन्युइन क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं कि हवा में पूछ लेगा कुछ भी। ये है। अगर आप लोन प्रेफर करते थे, किस सिचुएशन में लेना चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आपको ना अपने आप को ग्रो करना है तो लोन लेना चाहिए। कहने का मतलब है, जब भी कोई एप्रिशिएटिंग असेट खरीदो तो लोन लेने के बारे में सोच सकते हो, जिसकी वैल्यू बढ़े। डेप्रिशिएटिंग असेट में तो वैल्यू खत्म ही हो जाएगी ना। मतलब आप तो पूरी तरीके से एक रिसोर्स बन गए, जो बस घिसते रहोगे उसके लोन को उतारने के लिए। True. फिर अगली गाड़ी खरीदनी है 15 साल बाद, फिर घिसोगे। कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों लोन पे गाड़ियां ले लेते हैं, तो भाई दोनों ही घिस रहे हैं, उस कार कंपनी के लिए, फाइनेंस कंपनी के लिए, सर्विस कंपनी के लिए। क्या कर रहे हो? मगर एप्रिशिएटिंग असेट पे आज लोन भी ले लिया बाई चांस, तो सूनर और लेटर उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी। ये है दोस्त। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। स्पेशली कीर्ति को थैंक यू, जिसने आपको ढूंढा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ना सोशल मीडिया इतना बड़ा समंदर और खाई है सर। हम भी सोचते रहते कि कौन सा गेस्ट लाए। राइट। वायरल कंटेंट पे बिलीव नहीं करते, लेकिन रियलिटी में जरूर बिलीव करते हैं कि वो रियलिटी शायद इस शो में। राइट। और ऑनेस्टली मुझे लगता है, अगर ये पॉडकास्ट अगर किसी ने नहीं देखा ना, तो उसको पॉडकास्ट नहीं देखना चाहिए। राइट, ये मैं बिलीव। हम बस एक राइट मैसेज देना चाहते हैं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता मैं किसी को भी। बिल्कुल सर। इन्फ्लुएंस करने के लिए मेरे पे इतने क्लाइंट है, इतना उनका अकाउंट है, किसी का भी दिखा सकता था, आज तक नहीं दिखाया किसी का, क्योंकि इंपॉर्टेंस है उनकी प्राइवेसी की। और इंपॉर्टेंस पता है क्या है? सही चीज बताने की। मैंने आज तक अपने पोर्टफोलियो के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि लोग ना नॉलेज से इन्फ्लुएंस हो। मैं एक गुरु हूं, ट्रेनर हूं, और गुरु हमेशा ना किंग मेकर होता है, किंग कभी नहीं। कोई गुरु देखा आपने खुद लड़ाई लड़ रहा है? बताओ, आप किसी युद्ध में खुद ही तीर कमान चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं? नहीं, वो लड़ाई लड़वाता है, मगर राजा ही लड़ाई लड़ता है, तो उसको पता है राजा कौन। इसमें सर एक चीज और ऐड करा दो, रियल लाइफ गुरु। राइट। हु कनेक्ट विथ रियलिटी। राइट। क्योंकि सच्ची में
बहुत कम लोग हैं जो इस बेसिक चीजों पे भी सोचते हैं और Right. आपने क्या क्या दिखा दिया है, मतलब मुझे एज अ होस्ट, राइट व्यूअर्स के लिए तो आज मतलब पूरी आंखें खुल जाएगी। राइट बस दोबारा इसका यूज दिल- कर पाए लोग, यही सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सब बिल्कुल करेंगे। आई होप सब लोग जरूर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे वाले दिनों में भी फिर इस पे डिस्कशन हो। राइट आज कर लेंगे, जैसे लेके आपने बोला, आज अगर वो मैनेज कर लेंगे तो आगे नहीं करेंगे। राइट स्टार्ट आज से ही करना भाई। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, थैंक यू।